हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अमन कुमार, आपका स्वागत है एसएससी बैटलफील्ड में। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मई जून में एग्जाम होने वाला है। अब आप समय की बर्बादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अब एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सही स्ट्रेटेजी और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, प्रीलिम्स को क्लियर कर सकें, फिर मेंस में बैठने का आपको मौका मिले। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या वह सही गाइडेंस है जिसकी मदद से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीलिम्स में 200 में से 180 का स्कोर करा था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कि मैंने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या मुझे गाइडेंस मिला था जिससे मैंने ये अचीव करा। साथ ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर भी क्लियर करा, एग्जाम क्लियर करा, साथ ही एग्जाम्स कई और भी तरह के एग्जाम्स क्लियर करे, जैसे सीजीएल था, सीएचएसएल था, यूपीएसआई था, एयरफोर्स वगैरह था। मैंने सारे एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। तो मेरी क्या ऐसी स्ट्रेटजी रहती थी जिससे मैंने ये क्लियर करे। दोस्तों, मेरी स्ट्रेटजी पे आप सबसे पहले तो इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। एक ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ मुझे याद नहीं कब मैं सुबह गया और शाम को ही लौट के आया। ऐसे स्कूल से हम भी पढ़े हुए हैं जिसमें सुबह हाजिरी लगाई और इधर उधर हो गए। तो उस स्कूल से निकल के, हिंदी माध्यम से निकल के, कैसे मैंने पहले ही अटेम्प्ट में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश तक में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करा, मैथ में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन से वो गाइडेंस था जिससे मैंने ये सब अचीव करा। आज मैं आप सबको वही चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम है। तो आप कैसे फर्स्ट टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कैसे रिपीटर्स जो बार बार एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनका किसी ना किसी वजह से हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी स्ट्रेटजी और गाइडेंस में थोड़ी सी कमी है, जो आप आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी होती कैसी है, होनी कैसी चाहिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात सुनिए कि स्ट्रेटजी एकदम क्लियर और क्रिस्पी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी कभी भी मैसी नहीं होती है, कभी भी लेंदी नहीं होनी चाहिए आपकी, कि आप उसे फॉलो ही ना कर पाएँ, उसे कंसिस्टेंसी में ना रख पाएँ। स्ट्रेटजी बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। मतलब ये समझिए कि जैसे ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, मुझे पूरे दिन में ये करना वो करना, बहुत सारे रिसोर्सेस रख लेंगे, बहुत लंबी लंबी पीडीएफ रख लेंगे, फिर उनका एक जो बर्डन होता है सबकॉन्शियस माइंड पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से ना तो अच्छे से कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर पाते हैं, ना उसमें कंसिस्टेंसी बना कर रख पाते हैं। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर, क्लीन और क्रिस्पी होनी चाहिए, जिससे कि ना तो आपके माइंड पे कोई भी बर्डन आए और ना ही कोई फोमो आए, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको होने लगे। जब आप उस पीडीएफ को छोड़कर चले जाते हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है। इसलिए अपनी रिसोर्सेज पहले से ही कम रखिए। रिसोर्सेज कम होने का फायदा आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठने वाले होंगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ें कर चुकी होंगी। आपको संपूर्णतः का भाव आपके मन में होगा कि हाँ, मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो इस चीज़ का आपको फायदा एग्जाम में भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अपनी स्ट्रेटजी बहुत ही शॉर्ट, क्लीन और क्रिस्पी रखनी है। और दोस्तों, मैं लास्ट में एक ऐसी टिप्स देने वाला हूँ आपको जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी इन एग्जाम्स को निकालने में। ये इतना समझिए कि स्ट्रेटजी और मॉक लगाना ये सब अधूरा है बिल्कुल, अगर उस चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो। बहुत सारे लोग होते हैं कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, या ये सेकंड अटेम्प्ट में भी वो क्लियर कर पाते हैं, तो उन्हें वो टिप कहीं ना कहीं से पता चल जाती है, या वो अनजाने में उसे फॉलो करने लग जाते हैं। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। मैंने ये सारी चीज़ें लिख के रख ली हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। अगर हम अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों कोई भी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब से पढ़िए। ज़्यादातर चीज़ें रीजनिंग की ज़्यादातर चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप खुद से ही कर लेंगे। बाकी बचे कुछ चैप्टर्स जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, इनके लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ को प्रेफर कर सकते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और इनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी थोड़ी घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, थोड़े हार्ड लगते हैं, सीरीज वाले थोड़े हार्ड लगते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इजी से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया या ब्लड रिलेशंस हो गया। इन चैप्टर से आप शुरुआत करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आपकी रीजनिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जब स्टेटमेंट वाले और कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आए तो बस इन पे समझिए कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आपको ये सोचना ही नहीं है मेरे सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। अगर मैं 10 कर रहा हूँ, 10 में से अगर 8 भी आपके गलत हो रहे हैं तो आपको ये सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। बस आपको ये सोचना है कि मुझे इनमें और चैप्टर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, दोगुनी प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे कि लास्ट में आप आते आते आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होने लगे हैं।
अब दूसरी चीज इसमें टाइमिंग और एक्यूरेसी की आती है। दोस्तों टाइमिंग और एक्यूरेसी के लिए मैं कहूंगा कि आप कभी ऑफलाइन चीजें इसमें करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आप ऐसा करना कि जो सेक्शनल मॉक होते हैं रीजनिंग के, और जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए हुए होते हैं, जैसे 2024 2025 में जो आए हैं, 2023 में जो आए हैं, उनके बस रीजनिंग वाला पार्ट लगाइए। उसे धीरे धीरे उसे पहले तो उसका एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए एक्यूरेसी पे कि मेरी एक्यूरेसी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। रीजनिंग ऐसा चैप्टर है जिसमें 100% रीजनिंग, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद धीरे धीरे उसका टाइम कम करिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने 8 मिनट में रीजनिंग लगाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे हर मॉक के हर जब भी आप सेक्शनल मॉक लगाएं, सोचिए कि मुझे पिछली बार से 30 सेकंड 25 सेकंड कम करने हैं। बस इतना आपको करने की जरूरत है। इससे ज्यादा रीजनिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले शुरुआत में आप 25-30 सेक्शनल मॉक लगातार लगाइए। उसके बाद जब आपकी चीजें सुधर जाए तो उसके बाद उसे विराम दे सकते हैं। आप हफ्ते में 2 सेक्शनल मॉक रीजनिंग के लगाएंगे तो लास्ट आते आते आप देखेंगे कि आपकी रीजनिंग 100% एक्यूरेसी के साथ, और समय भी उसमें बहुत कम लग रहा है। तो दोस्तों ये रही रीजनिंग की स्टडी। इसके अलावा आपको रीजनिंग में कुछ भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैथ्स की बात शुरू कर लेते हैं। मैथ्स में दोस्तों 3 पिलर होते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, और एक होता है कैलकुलेशन, और तीसरा होता है पीवाई क्विज। दोस्तों कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ऐसा है कि आप सबसे पहले किसी भी टीचर से अपना कोर्स कंप्लीट करिए। अगर आप फ्री यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो मैं फ्री सोर्सेज भी आपको चाहे तो आपको बता दूंगा, पर मैं प्रेफर करूंगा कि अभी आपके पास बहुत कम समय है, तो इसलिए किसी अच्छे टीचर से कोर्स करिए, उनके पूरे कॉन्सेप्ट करिए, उनके नोट्स बनाइए, उन्हें कई बार करिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों 2 चीजें हैं। अगर उस टीचर ने, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पिनेकल वगैरह या किरण वगैरह या 7300 भी आती है, उस बुक को उठा सकते हैं और उस एक बुक को कई बार करिए। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 7300 भी है, पिनेकल भी है और किरण भी है, सबको आपने एक बार कर लिया। उसकी जगह अगर आप उन तीनों में से किसी एक बुक को 3 से 4 बार करते हैं तो दोस्तों उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा उसके मुकाबले की अगर आप तीनों बुक को एक बार करते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ रिसोर्सेज अपने कम रखिए, कम से कम रखिए। अपनी टेबल पे भी आप रिसोर्सेज कम से कम रखिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज जब आप ज्यादा होते हैं तो उनका फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है हमें, जो पेपर में दिखता है। इसलिए हमेशा अपने रिसोर्सेज कम से कम रखिए और एक ही रिसोर्सेज को कई बार रिवाइज करिए। दूसरा होता है कैलकुलेशन। दोस्तों अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो प्रीलिम्स में माफ कीजिएगा आप पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाने में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती, बस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आप मेरे कहने से 30 दिन लगातार, मात्र 30 दिन कैलकुलेशन को दीजिए, अच्छे से डेली कैलकुलेशन कीजिए, आधा घंटा कैलकुलेशन को दीजिए। सबसे पहले सुबह उठते ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाए, तो जो आप क्वेश्चन हल करते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कम कर सकते हैं और चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत के 30 दिन आप कैलकुलेशन को दीजिए, या फिर उसके बाद आप हो सकता है 15 मिनट या 10 मिनट दें, लेकिन कैलकुलेशन शुरुआत के 30 दिन लगातार आपको आधा घंटे करनी है। तीसरा पिलर होता है दोस्तों इसके पीवाई क्यूज के क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ऐसा होता है कि खासकर एसएससी के जो एग्जाम्स है उनमें एक एग्जाम से उठा के दूसरे एग्जाम में कॉन्सेप्ट दे दिया, दूसरे एग्जाम से तीसरे एग्जाम में दे दिया, यही सब चलता है। इसलिए आपको एक चीज करनी है कि जितने भी पिछले कम से कम 2 साल के, हो सके तो 3 साल के जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के क्वेश्चन आए हैं, इन सबको आपको एक एक करके लगाना है। इन सारे क्वेश्चंस को लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो 2 साल के करिए, लेकिन उन्हें कम से कम 2 बार करिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका प्री या मेंस में भी आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा मैथ्स में। बस इतना करने की आपको जरूरत है। ठीक है दोस्तों, और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश में 3 पिलर होते हैं, ग्रामर, और आपकी एक होती है वोकैब और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। दोस्तों ग्रामर मांगता है कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको किसी भी एक टीचर से कॉन्सेप्ट करने हैं। ये अगर आपके पास कॉन्सेप्ट करने के लिए कोई टीचर नहीं है, आप किसी का कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आप नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 भी प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी इससे पढ़ाई करी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप करिए और उसके पीछे प्रैक्टिस सेट दिए गए होते हैं, उन प्रैक्टिस सेट को करिए। उसके अलावा भी आप जैसे पिनेकल वगैरह से आप चीजें कर सकते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट वगैरह हो गए, एरर्स वगैरह हो गए। आप इन्हें जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा बढ़िया है। तो आप एक तो पहले कॉन्सेप्ट करिए, दूसरा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी बुक से। पर एक ही बुक रखनी है, एक ही बुक को आप चाहे तो 2 बार 3 बार कर सकते हैं। हालांकि आप इतना समय नहीं है कि 3-4 बार करें, लेकिन 1 से 2 बार कम से कम कोशिश करिए कि वो बुक हो जाए आपकी। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी दोस्तों बहुत सारे लोगों को जैसा पता होगा, ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। जो भी एक आध क्वेश्चन अगर जाता भी है
तो वो आप एलिमिनेट कर पाते हैं अच्छे से। इसलिए ब्लैक बुक जैसी मुझे लगता है ब्लैक बुक बहुत ही एक अच्छी बुक है, आप ब्लैक बुक वोकैबुलरी के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वोकैबुलरी आपको याद कैसे करनी है, वोकैबुलरी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीज़ें तो आपको बहुत लोग बता देंगे, इंटरनेट पे भरा पड़ा कि वोकैबुलरी कैसे करें। दोस्तों जब मैंने भी पढ़ाई शुरू करी थी तो मुझे देखा कि बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं, मैंने कभी इंग्लिश ठीक से पढ़ी नहीं, कभी टेंस बनाने नहीं सीखे, तो हमारे यहाँ इतनी कहाँ हिंदी मीडियम में कहीं इतनी पढ़ाई होती है। तो जब मैंने देखा वोकैबुलरी तो ये तो बहुत लंबे लंबे शब्द हैं, तो इन्हें कैसे करूँ। तो दोस्तों मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था 4 बजे उठ के मैंने एक चीज़ आपको रखनी है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना, साथ ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर वोकैबुलरी आपको याद नहीं होती है। लेकिन आपको ऐसी याद हो जाएगी, मैं जिस तरीके को बता रहा हूँ कि आप दोबारा, अभी तो छोड़िए, आप आज से 5 साल बाद और 7 साल बाद भी, अभी जैसे मैं कभी अभी एग्जाम देने जाता हूँ तो मुझे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती वोकैबुलरी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो ऐसी बैठ गई है, मैंने उसकी ऐसी तैयारी करी थी, ऐसे तरीके से उसे याद करा था कि वो अभी तक मेरे दिमाग में है। इस तरीके को आपको भी अपनाना है। वोकैबुलरी की सोर्स बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन याद करने का ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों आपको करना क्या कि मैं क्या करता था कि सुबह 4 बजे उठता था, या जब भी आप उठते हो सकता है बहुत से लोग रात में पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है आप 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, जब भी आप उठते हो आपको एक ही काम करना है, वोकैबुलरी लेनी है और उसे जो भी आप पढ़ रहे हो शब्द आप लिख लीजिए कि मुझे एक दिन में 20 सिनोनियम याद करने हैं या 30 करने हैं, जितना भी आपके पास समय हो, 15 याद करने हैं, 15 एंटोनियम करने हैं, जितना भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आप कर लीजिए और उन्हें लिख लिख के याद करिए। अगर आप ऐसे ही याद करेंगे तो दोस्तों अगले दिन आप भूल जाएंगे। मैं क्या करता था, एक ही शब्द को 10-10 बार लिखता था, 10-10 बार, 15-15 बार, अगर कोई शब्द और कह रहा था तो 20-20 बार लिखता था। मैं उसे इतनी बार लिखता था दोस्तों कि वो मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ जाता था कि मुझे दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी वोकैबुलरी। आप देखेंगे कि जब आपने एग्जाम भी क्लियर कर चुके होंगे आप, उसके बाद भी आपको याद है सारी वोकैबुलरी। किसी ऐसा नहीं है कि 10% 20% याद है, आपको याद 80% 90% वोकैबुलरी बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही याद रहेगी। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपको पेशेंस लगेगा दोस्तों, देखिए समय ज्यादा जाएगा, लेकिन ऐसी वोकैबुलरी याद होगी कि आप दोबारा उसे चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका है वोकैबुलरी याद करने का, एक बार आप करके देखना, अच्छी लगे तो इसे आगे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे पार्ट की, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जा सकते। जैसा कि आप सबने देखा आजकल पैसेज, और जब से एडिक्विटी पैटर्न आया तो पैसेज वगैरह जो है थोड़े से पहले के मुकाबले हार्ड आने लगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ जो मैंने अपनाई थी, और उस तरीके से आप बिल्कुल देखेंगे कि आप औरों से आगे निकल गए, आपके बेहतर मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों उसे फॉलो करने की कोशिश करना। इसमें 3 चीजें होती हैं दोस्तों, इसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, इसके भी 3 पिलर होते हैं। एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, तीसरा पार्ट है ग्रामर का। अगर आपने ग्रामर पहले से कर लिया है तो ग्रामर की तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, अगर आपने ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए और प्रैक्टिस कर लिया। दूसरी चीज आती है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक दोस्तों आपको तभी आ सकती है जब आपको थोड़ी सी नॉलेज हो। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी कि मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ उस चीज को मैं कैसे समझ पाऊँ, ग्रेस्प करने की, उसे अपने अंदर समझने की कि ये पैसेज कह क्या रहा, अगर आपको वो थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100% किसी को पैसेज समझ में आ जाए। मुझे भी कभी भी 100% पैसेज समझ में नहीं आता अगर ईजी ना हो तो। लेकिन दोस्तों एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी 60-70% 80% भी उस पैसेज की समझ है तो बाकी के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आप कैसे गेन करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहली चीज, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपको इंग्लिश पढ़नी है। हो सकता है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो सकता है आप कोई नोवेल पढ़ रहे हो, नोवेल हो सकता है स्टोरी हो, जैसा भी आपको नोवेल पसंद हो, स्टोरी का कैसा भी आपको, रियल वाला जैसा आपको पसंद हो वैसा आप पढ़ सकते हैं। जैसे मुझे तो रियल चीजें पढ़ना पसंद थी तो मैं उन्हें पढ़ता था। तो आपको सबसे पहले तो कोई नोवेल या फिर कोई अखबार पढ़ना है जिससे कि आपकी इंग्लिश सुधरे, पहले के मुकाबले आपकी इंग्लिश सुधरे। तो जब आप धीरे धीरे थोड़ा उस पे आ जाएं कि अब मुझे हाँ पैसे समझ में आ रहा है, ये कह क्या रहा है, उसके बाद आप प्रैक्टिस की तरफ जाइए। क्योंकि दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक अपनाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अखबार पढ़ लें, नोवेल पढ़ लें, इससे आपका पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। क्योंकि जो एलिमिनेशन करना होता है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, वो आपको पीक्यूआरएस की और क्लोज टेस्ट की और पैसेज की प्रैक्टिस करने के बाद ही चीजें आती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो 1 महीने, कम से कम 1 महीने अपनी इंग्लिश को इस तरीके से देना कि आप अखबार पढ़ रहे हैं या फिर नोवेल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप पिनाकल की बुक उठाइए या जो भी आपके पास हो, आपके सर ने जो भी आपको दी हो उसमें से आप प्रैक्टिस करनी शुरू करिए।
जैसे कि एक दिन आपने पैसेज कर लिए, एक दिन क्लोज टेस्ट कर लिए, एक दिन PQRS कर लिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा समय है या ज़्यादा दिक्कत है तो तीनों चीज़ें हर दिन कर रहे हैं। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे शुरुआत में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये हो गई बात इंग्लिश की। अब तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में दोस्तों जैसे पॉलिटी हो गई, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस वगैरह हो गई, हिस्ट्री हो गई। ये पार्ट आपको करने हैं। जैसे अगर मैं फ्री सोर्स बताऊं तो 2 इसके फ्री सोर्स हैं। या तो आप पहली बात तो अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उन पर भरोसा करिए और उनसे सारी चीज़ें सीखिए, आराम से उन्हें ही अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मैंने जो कुछ करी थी तैयारी, ये देखिए अभी भी ये रखी हुई है, लूसेंट की बुक से मैंने तैयारी करी थी। और शुरुआत में ये आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगी, लेकिन दोस्तों विश्वास करिए जिस दिन आपने इसको मेहनत करके इसे पढ़ने के लिए चाहिए पेशेंस प्लस हार्ड वर्क। शुरुआत में पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि इसमें ना ये चीज़ें याद नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ याद ही नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक बार कर लेंगे पूरा, कि मानिए जैसे आप समझिए सबसे पहले आपने पॉलिटी करी तो शुरुआत में बहुत हार्ड लगने वाली है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप करते जाएंगे और आपने जब कर ली और आप जब एक बार रिवाइज कर देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन लगभग 100% की एक्यूरेसी आने लगती है। ये ऐसी बुक है, इससे बाहर कभी भी कुछ भी नहीं जाता। लेकिन हमें बस ये बहुत ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि इस टीचर से पढ़ लेते हैं, उस टीचर से पढ़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। लेकिन लूसेंट एक ऐसी बुक है, अभी तक भी इसका एसएससी कोई तोड़ नहीं निकाल पाई है, और मैं कह रहा हूँ आगे आने वाले 10 साल भी इसका कोई तोड़ नहीं है। जो पीसीएस प्री के स्टूडेंट होते हैं वो अपनी तैयारी को धार देने के लिए लास्ट में 2 से 3 बार लूसेंट को पढ़ के जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बुक है। इसलिए या तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं आप, जो दूसरा फ्री सोर्स है वो है सिलेक्शन पेपर। एक सोम सर करके आए हैं, वो पूरा फ्री कंटेंट पढ़ाएंगे जीएस का। दोस्तों आप चाहें तो उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने उन्हें पहले भी देखा है, बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और कंप्लीट पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा रहा दोस्तों स्टैटिक पार्ट, अगर आप शुभम सर की वीडियोस कर रहे हैं पूरी, तो आप या तो वहां से कर सकते हैं, या फिर नवीन सर RWA, उन्होंने बहुत सारी इसकी स्टैटिक पार्ट की पूरी सीरीज कराई हुई है 1-2 साल पहले। हालांकि वो पुरानी दिखेगी आपको, लेकिन वो मोर देन इनफ है। या फिर अगर आपको नया करना है तो आप शुभम सर से कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं स्टैटिक पार्ट के लिए। इससे ज़्यादा आपको स्टैटिक पार्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रही बात दोस्तों करंट अफेयर के लिए, जैसा आप सब जानते हैं कुमार गौरव सर हैं यूट्यूब पर, और उनसे आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए करंट अफेयर के लिए आप बेझिझक पे उनकी बिना कोई नो डाउट वाला अपने दिमाग में रख के उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं। आप करंट अफेयर आप कितने महीने की करें, ये बात उठती है। तो दोस्तों जैसा आपके पास समय हो उतने महीने की करिए। अगर आप अभी से करना शुरू करते हैं तो अभी लगभग 12 महीने की, 8 महीने की आप करंट अफेयर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लास्ट में जाएंगे तो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि 10-15 मिनट आप करंट अफेयर को देना स्टार्ट कर दें। तो 8 महीने 10 महीने की भी अगर आपने करंट अफेयर कर ली तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्री क्वालिफाइंग है तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि वो मेंस में भी आपको फायदा करेगा। जब मेंस के लिए आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या फिर प्री में आपके 180 नंबर है, 190 नंबर है, तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है। जैसे मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस था कि मेरा पास हो जाएगा आराम से। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको चाहिए कि आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दें अभी से। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं उस चीज़ की, उस टिप की बात जो मैंने कहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा, जिससे मैंने कई एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी कम एज में निकाले थे। वो टिप है दोस्तों कि आपको एक बात समझनी होगी। ये टिप मैं बार बार देता हूँ, लोगों को लगेगा कि क्या यही बात बताता रहता, लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। दोस्तों ये टिप है कि नॉलेज होना और एग्जाम निकालना दोनों बिल्कुल एक अलग अलग चीजें हैं। आपको हो सकता है बहुत नॉलेज हो, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस आपके दिमाग में एकदम भरे हुए हों जो रिपीटर्स होते हैं, लेकिन आपका फिर भी एग्जाम क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि दोस्तों नॉलेज होना और एग्जाम निकालना, उस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, उस मॉक टेस्ट निकालने हैं। आपको अभी से आपको मॉक टेस्ट निकालने शुरू करने हैं, और आपको ये सोचना है कि मैं बिल्कुल एग्जाम दे रहा हूँ। आप उससे जब आप मॉक टेस्ट निकालने बैठे तो सीधे ऐसा नहीं करना आपको कि आप मॉक टेस्ट निकालने बैठ गए। आपको उससे पहले कम से कम 15 मिनट आपको देने हैं, ये सोचते हुए कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, हार्ड आया तो मुझे क्या करना है, पिछले वाला कैसा गया था, उसकी गलतियों को सीखना है, और इस बार वो गलतियां नहीं करनी है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फील लेना है। आपको थोड़ा सा अपने आप को डराना है कि हार्ड आ गया तो कैसा होगा, मतलब हल्का हल्का सा
डराने की कोशिश करना, ताकि आप उसके हैबिचुअल हो जाओ। सोचना आपको, माइंड को ये इसे झूठी दिलासा देनी है कि हाँ मैं एग्जाम में ही बैठा हूँ, बिल्कुल एग्जाम वाला फील लेना। 10 से 15 मिनट पहले आप मॉक लगाने से 10 से 15 मिनट पहले आपको बैठना है और यही सब बातें सोचनी है कि इजी आया तो मैं सिली मिस्टेक कैसे नहीं करूंगा, हार्ड आया तो कैसे उसे अटेम्प्ट करूंगा। तो दोस्तों मॉक लगाना एक अलग चीज़ है और मॉक के जो पहले की तैयारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। इसलिए बहुत सारे लोग 50, 60, 70, 80 मॉक लगाने के बाद भी देखते हैं कि कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उनके इंप्रूवमेंट ना होने का कारण दोस्तों यही है। मैंने ज़्यादा कभी भी मैंने 15 से 20 मॉक लगाए हमेशा। मेंस में तो मैंने 7 से 8 मॉक लगा के मैं चला गया था, लेकिन मेरी चीज़ें सुधर गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले मॉक से सीखा था। मैंने सीखा कि एग्जाम जब मैं दूंगा तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा। वो जो फियर होता उस चीज़ को मैंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी अपने अंदर ही कि जब मैं एग्जाम में बैठा हूं तो इसे कैसे टैकल करूंगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मॉक लगाने से पहले सीखनी है और अभी से मॉक लगाना आपको स्टार्ट करना। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक जरूर लगाने। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ये बहुत ही मैंने शॉर्ट और क्लीन और क्रिस्पी आपको स्ट्रेटेजी बताई है, जिससे आपका एग्जाम, अगर आपने ठीक से इसे फॉलो करा, कंसिस्टेंसी आपने अगर बनाई रखी, तो ये एग्जाम आपका पहली ही बार में जरूर निकलेगा दोस्तों। बाकी आप अगर कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी आपका भी प्रश्न मन में हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।